नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो, हमेशा की तरह फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो। आइए बच्चों, नया टॉपिक शुरू करते हैं, नए टॉपिक का आगाज करते हैं। टॉपिक का नाम है एक समान त्वरण से गति। दोस्तों, इतनी शानदार टॉपिक है, इतना शानदार टॉपिक है। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर जहां जहां पर भी गति की बात आती है और उस गति से हमें डर लगता है दोस्तों, वो है एक समान त्वरण से गति। जैसे ऊपर से कोई पत्थर नीचे की ओर गिरता है, हर कोई कहता है कि भैया संभल कर चलना, क्योंकि सिर पे गिर गया तो सिर को टुकड़े टुकड़े कर देगा, क्योंकि उसका वेग हर सेकंड बदल रहा है, वो भी मेरे दोस्त 9.8 मीटर पर सेकंड। यदि वो पानी की बूंद जो आसमान में बादल से गिरती है नीचे की ओर, यदि उसको बीच में कोई रोकने वाला नहीं मिलता तो हमारे सर के भी क्या कर देता, वो पर खर्चे उड़ा देता, टुकड़े टुकड़े कर देता। परंतु उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, विस्कोसिटी, श्यान बल लगता है। उस श्यान बल के कारण बच्चों हम बच पाते हैं। इसलिए हमें बारिश की बूंद अच्छी लगती है, नहीं हमारे लिए वो भी एक मौत का बहुत बड़ा कारण बन सकता था, क्योंकि आसमान से जो भी वस्तु टपकती है नीचे की ओर, उसका वेग हर सेकंड बढ़ता जा रहा है। आइए वो किस रफ्तार से बढ़ता है, उस पर आधारित जो टॉपिक है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक का नाम है एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति। यदि त्वरण एक समान है, यानी इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं, यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति करती है तब उसकी गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण के अधीन होने वाली गतियों को इसका उदाहरण माना जा सकता है। ठीक है, तो जैसे सतह से ऊपर यदि जो कुछ भी वस्तु नीचे की ओर गिर रही है या नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, वो सारे सारे उदाहरण किसके हैं? इसी के उदाहरण पृथ्वी सतह से ऊर्ध्वाधर, चाहे वो ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर, आसमान से नीचे की ओर, दोनों प्रकार की जो गतियां वो कैसी हैं दोस्तों? एक समान त्वरित गति। जैसे यहां से एक गेंद को ऊपर की ओर उछाला जिसका द्रव्यमान है m, ये ऊपर की ओर गति करती है और ये यहां से जाकर वापस क्या होती है, ये वापस नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर गिरती है, तो ये एक समान त्वरित गति है। जैसे मेरे पास ये गेंद है और इस गेंद को मैंने उछाला, ये ऊपर गई, इधर भी एक समान त्वरण और नीचे भी आया, तो भी त्वरण क्या है इसका? एक समान, ए, और इसे हम क्या बोलते हैं? जी। ठीक है, ए इक्वल टू जी, त्वरण। हम मान के चलेंगे त्वरण इधर से इधर पॉजिटिव माना जा सकता है, नेगेटिव माना जा सकता है, कुछ भी हम मान के चलेंगे
ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो -g, और ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो +g, और पृथ्वी सतह पर इसका मान कितना होता है? पृथ्वी सतह पर g बराबर कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये एक निश्चित त्वरण है, यानी इस गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो गति हो रही है वो एक समान त्वरित गति होगी। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए, छाप लीजिए, और इसके बाद में आपको मैं इसकी जो 3 इक्वेशंस है, जिसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की समीकरणें कहेंगे, उनको हम जानेंगे। एक समान गति पर आधारित जो गति की 3 समीकरण होती हैं उन्हें गति की समीकरण बोला जाता है। एक समान त्वरण पर आधारित गति की 3 समीकरण होती हैं जिनकी सहायता से वस्तु का अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, समयांतराल, विस्थापन, तो त्वरण का मान ज्ञात किया जा सकता है। तीन समीकरण कौन कौन सी है? गति की समीकरण आपने 9th क्लास में पढ़ी भी होगी। एक होती है v बराबर u प्लस AT, एक होती है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण होती है प्यारे बच्चों। इन तीनों समीकरण की मदद से हम कोई भी वस्तु किस वेग से गई है, जैसे मैंने गेंद को उछाला तो उछालते टाइम उसका वेग कितना है वो बता सकता हूं। यदि वो मुझे मालूम है वो ऊपर ही ऊपर गई तो उसका वेग कितना होगा वो बता सकते हैं। वो यहां से ऊपर आसमान में गई तो वो कितना समय उसे लगा, यहां से वहां जाने के लिए उसे कितना समय लगा, यानी आसमान में वो कितने समय तक रह सकती है। बताओ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? किसी गेंद को आपने उछाला, कितनी देर बाद में आपके हाथ में आ जाएगी, ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है। आपने गेंद को उछाला और कितने समय बाद में वो वापस लौट कर आपके हाथ में आ जाएगी, आप इसको भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। यानी जस्ट उसी टाइम पर आपको हाथ करना, कितना बड़ा सरप्राइज, जादू बन सकता है ना। साइंस एक मैजिक है, साइंस मैजिक की मदद से साइंस को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। और जैसे ही ये कितनी दूरी पर जाएगी, यानी कितनी ऊंचाई पर जाएगी, वो कितनी दूरी ट्रेवल करेगी, वो भी हम इसकी मदद से बता सकते हैं। तो इन समीकरणों की मदद से जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, पर इसका उपयोग शायद हो सकता है आपने उस टाइम पर नहीं समझा होगा, पर अब प्यारे बच्चों आप टॉपिक को जैसे परिभाषित किया उसके बाद में थोड़ा तो आपके दिमाग में क्लिक करने लग गया होगा कि पृथ्वी सतह पर जो भी ऊर्ध्वाधर गति की हम बात करेंगे, यानी जो भी कोई वस्तु फेंकी, पत्थर फेंका, गेंद फेंका, उसकी जो गति का अध्ययन करना है, क्या उसका वेग होगा, जब वापस लौट कर आएगी तो हाथ में कितना उसका वेग होगा, हाथ पर वो कितना चोट पहुंचाएगी, कितने समय बाद आएगी, कितनी ऊंचाई तय करेगी, ये सारा का सारा जो तामझाम है वो हम सीखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले इन तीनों समीकरणों को सिद्ध करेंगे कि ये तीनों समीकरण सही हैं क्या, ये आई कैसे, कैसा रहा इनका जो शुरुआत कैसे रही, किस प्रकार इन तीनों समीकरणों को बनाया गया है। तो हम तीनों समीकरणों को 1 by 1 इनको बनाने की कोशिश करेंगे, सिद्ध करने की कोशिश करेंगे एक एक। जैसे सबसे पहले प्रथम समीकरण,
तो प्रथम समीकरण को सिद्ध करते हैं दोस्तों। प्रथम समीकरण का किस तरह से हम सिद्ध करते हैं, तो सिद्ध करने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा, ग्राफिकल मेथड बोलते हैं इसे, ग्राफीय विधि से गति की समीकरणों का व्युत्पन्न यानी ये समीकरण आई कैसे। तो सबसे पहले प्रथम समीकरण क्या है मेरे पास, v बराबर u प्लस 80। ये आई कैसे, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए। और वो ग्राफ क्या बताना चाहिए, वेग और समय के बीच में होना चाहिए। वेग और समय के बीच में जो ग्राफ है, समय मैंने सेकंड में ले लिया, वेग मीटर प्रति सेकंड में ले लिया। वेग समय के साथ यदि नियत परिवर्तित हो, यानी हर सेकंड उसका वेग एक निश्चित राशि के साथ बढ़े, तो उसका त्वरण क्या होगा, एक समान। तो मैं मान लेता हूं कि प्रारंभ में उसका वेग u था और फिर धीरे धीरे उसका वेग बढ़ते बच्चों क्या हो गया, v हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, v हो गया। ये इसका वेग हो गया, ठीक है। अब ये ग्राफ है और इसका जो ढाल है, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या कहलाता है, त्वरण। ध्यान रखना, ढाल किसको रिप्रेजेंट करता है, त्वरण को। हमने लिखा भी था उस टाइम पे जब वेग पढ़ रहे थे, उस टाइम पे बताया भी था मैंने आपको, त्वरण। और यहाँ त्वरण को क्या बोल रहे हैं, a, ठीक है। ये शाखा कितनी होगी, त्वरण हो गई। माना ये t समय में ये यहां से यहां पहुंच जाता है, जिसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, ये 0 है, ठीक है। ये मेरा ग्राफ है। इस ग्राफ की मदद से मुझे सीखना है कि प्रथम समीकरण कैसे आई। सबसे पहले बताइए कि प्रारंभ में उसका वेग u था, अंत में उसका वेग v बन गया। अब यहां से एक सीधी रेखा खींचो, एक भुजा ये बन गई और एक भुजा आप ये बना दो। देखो यहां से यहां, यानी समय का अंतर कितना है बच्चों, समय का अंतर है t समय में उसके वेग में परिवर्तन कितना होता है, प्रारंभ में u, अंत में v। यानी ये जो मान है पूरा, ये v और u, ये पूरा का पूरा y एक्सिस है ना, इस y एक्सिस पे ये v है, ये u, दोनों का अंतर कितना हो गया, v माइनस। तो ये भुजा कितनी होगी, v माइनस u, और ये भुजा कितनी होगी, t होगी। आइए बच्चों देखो, हम क्या जानते हैं, चूंकि वेग समय आलेख यानी ग्राफ की ढाल मतलब अपने घर के जो मेन गेट होता है, उस मेन गेट के आगे हम क्या बनाते हैं, रैंप बनाते हैं। रैंप तो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड है ढाल। अब वो ढाल कितना है, वो ढाल क्या बता रहेगा, यहाँ पर यदि वेग और समय के बीच में ढाल बनाएंगे तो वो ढाल क्या बताएगा, त्वरण बताएगा। तो वो ढाल जो है कि ढाल क्या बताती है, त्वरण का मान बतलाता है। वेग समय आरेख जो है उसकी ढाल यदि आप निकाल लोगे तो वो क्या बताएगा आपको, त्वरण। तो ढाल बराबर, और वो आलेख है उसका ढाल क्या होगा बताइए। ढाल क्या होता है हमेशा, जैसे ये कोण थीटा है, तो थीटा के सामने ये क्या हो गया, लंब, और लंब बटे आधार हमेशा क्या होता है, स्लोप होता है ना, स्लोप। तो ये होता है लंब बटे आधार। जैसे ये भी कह सकते हो टेन थीटा, ये क्या होता है, टेन थीटा हमेशा क्या होता है, ढाल होता है समकोण त्रिभुज में, है ना। समकोण त्रिभुज का जो ढाल है वो हमेशा कौन बताता है, टेन थीटा। और ये यहां पर किसके तुल्य है, त्वरण के। तो त्वरण बराबर, त्वरण ए बराबर क्या हो गया बच्चों, लंब कितना बताइए, थीटा के सामने लंब v माइनस यू, तो ये हो गया v माइनस यू।
आधार कितना है, ये वाली भुजा यहां से यहां वाली भुजा टी, ये वाली भुजा में कितनी होगी स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया टी। इसको वज्र गुणा कर दे तो v माइनस यू बराबर क्या हो गया a गुणा टी। इस u को उधर ले जाओ, v बराबर u प्लस ए टी। इसे मैं क्या बोलूंगा इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। यह सिद्ध हो चुका है कि प्रथम समीकरण यही है। तो आप इसको एक बार छाप लीजिए फिर द्वितीय। यदि एक समान त्वरण से कोई वस्तु गति करना चाहती है, एक दिशा में गति करना चाहती है, तो उसकी गति के बारे में हमने एक पहली समीकरण को व्युत्पत्त कर लिया, उसके बारे में हमने अच्छे से जान लिया। पहली समीकरण हमने क्या देखा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है वो किस प्रकार आई ग्राफीय विधि से। अब हम जानना चाहेंगे द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति, गति की द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति। और द्वितीय समीकरण बच्चों क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कैसे आती है इसके बारे में हम अभी डिटेल से जानने वाले हैं। किस तरह से ये समीकरण आई है, समीकरण किस तरह से हम इसको सिद्ध करते हैं। तो हमने ग्राफ बनाया था, मेरे पास एक ऐसा आरेख था और इस आरेख में यहाँ पर u था और ये यहाँ पर पहुँच गया ये v था, और यहाँ पर v तक पहुँचने के लिए इसे स्मॉल t टाइम लग रहा था, यानी इसमें मैंने लिया था समय जो सेकंड में है, और इधर ले लिया वेग किसका, वस्तु का, जो एक दिशा में मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि ये जो भुजा है वो ये वाला छोर तो है v और ये वाला छोर है u, तो इसको मैंने बोल दिया v माइनस यू। और ये वाली साइड t है तो ये भी क्या है t, क्योंकि ये क्या बन गई आयत है। तो ये वाली भुजा बराबर, ये वाली भुजा बराबर। बताओ ये वाली भुजा कितनी है u। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए विस्थापन कितना होगा, यानी ये तो है विस्थापन, ये है प्रारंभिक वेग, ये है समय, ये है त्वरण। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन किस तरह से निकालें, देखो निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेग, चूंकि वेग समय आलेख या आरेख का क्षेत्रफल क्या बताता है बच्चों, विस्थापन का क्षेत्रफल विस्थापन का मान बतलाता है। हमें क्या बतलाता है, जो वेग समय यदि आरेख है उसका हम क्षेत्रफल निकाल लें, यानी ये आरेख है इसका मैं क्या निकाल लूँ बच्चों, क्षेत्रफल निकाल लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है इसका मैं नाम दे दूँ जैसे ओ ए बी सी और डी, यहाँ पर वेग u है, ठीक है। अब मेरे पास यानी आलेख सी डी जो है, आलेख ही है, इसके नीचे का पूरा भाग इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये क्षेत्रफल हो जाएगा तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, वेग समय आलेख का क्षेत्रफल। और वेग समय आलेख क्या है, वेग समय आलेख, वेग समय आलेख क्या है बच्चों, सी डी। और सी डी के नीचे का जो क्षेत्रफल है वो किसके तुल्य हो जाएगा, का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, त्रिभुज बन रहा है कौन सा, सी बी डी का क्षेत्रफल प्लस एक आयत बन रहा है कौन सा, ओ ए बी सी, आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। ये दो आकृतियां बन रही है, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लो तो आपको ये आलेख सीडी जो है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। और वो किसके तुल्य हो जाएगा, विस्थापन के तुल्य। और विस्थापन को किससे लिखा मैंने, एस से, ठीक है। तो सॉरी, अब इसका क्षेत्रफल है, मैंने उसको किससे लिख दिया, विस्थापन से, विस्थापन एस, विस्थापन एस बराबर इसका क्षेत्रफल बताइए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा
ऊंचाई। आधार क्या है बच्चों यहां पर, आधार CB, ऊंचाई कितनी है BD प्लस एक मेरे पास क्या है आयत, और इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आमने सामने की भुजाओं का, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है, तो एक लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो। तो लंबाई को जैसे मैंने लिख दिया, लंबाई तो है OA गुणा चौड़ाई कितनी है बच्चों, चौड़ाई या तो AB बोल दो या OC बोल दो, चौड़ाई मैंने बोल दिया AB। बताओ इनके मान रखते जाओ, 1/2, S बराबर 1/2। आधार कितना है, आधार कितना है T गुणा ऊंचाई कितनी है V माइनस U। ठीक है, सारे मान रख रखे हैं, देख देख के बताते जाओ। लंबाई कितनी है इसकी T, ऊंचाई कितनी है U, तो V माइनस U, इसको और थोड़ा सा सरलीकृत करो, 1/2 V माइनस U गुणा T प्लस UT। अब आप देख रहे होंगे, यहां से देखने से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग रहा होगा कि मेरे पास ये टर्म तो आ गई, आगे ना UT वाली तो आ गई, ये वाली बच गई, 80² आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ क्या दे रखा है V माइनस U गुणा T, पर आपने फर्स्ट समीकरण जो क्या पढ़ रखी है, चूंकि इसको समीकरण क्या बोल दो एक, चूंकि V माइनस U बराबर क्या पढ़ी थी हमने 80, V बराबर U प्लस 80 पढ़ा था ना, V बराबर U प्लस 80, यहां से क्या लिख सकते हो V माइनस U बराबर 80। इसको समीकरण 2 को, समीकरण 2 को किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में रखोगे बच्चों क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखते क्या बन जाएगा, S बराबर 1/2 V माइनस U की जगह क्या लिख दिया मैंने 80 गुणा T, क्या बना दूं 80², और साथ में क्या हो गया UT। यही तो मेरी क्या है समीकरण है, हेंस प्रूव्ड। इसको आगे इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो एकदम सेकेंड इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो इस तरह से बच्चों हम दूसरी समीकरण को भी प्रूव कर चुके हैं, आपके सामने ये रही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों 2 समीकरण हम सिद्ध कर चुके हैं। यदि कोई वस्तु एक दिशा में गति कर रही है और उसका त्वरण समान है, तो ऐसा उदाहरण हमने देखा कि पृथ्वी पर ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई या पृथ्वी से ऊपर की ओर जाती हुई वस्तु का जो त्वरण हो वो हमेशा एक समान होता है। अब उस पर आधारित तीसरी समीकरण जो है उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तृतीय समीकरण की व्युत्पत्ति। तृतीय समीकरण की व्युत्पत्ति, तृतीय समीकरण क्या है बच्चों, V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS। ठीक है, इसको मैं सिद्ध करना चाहता हूं। सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ की मदद लेनी पड़ेगी। ग्राफ की मदद से, यानी इससे पहले हमने कौन कौन सी समीकरण पढ़ रखी है उसकी मदद से हम करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, औसत वेग क्या होता है, यहाँ क्या क्या आ रहा है, विस्थापन आ रहा है, वेग आ रहा है, त्वरण आ रहा है। इन 3 चीज, समय की जरूरत नहीं है ना यहाँ पर, तो हम समय की हटाने की कोशिश करेंगे। तो औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग, ग्राफ से औसत वेग निकालना है। औसत वेग को मैं क्या लिखूंगा, V औसत। बताओ अंतिम वेग कितना V, प्रारंभिक वेग कितना U। कितने वेग हैं, 1 या 2, तो हमेशा औसत में क्या करते हैं, जितनी संख्या होती है उतने भाग लगा देते हैं। जैसे 2 वेग है तो 2 का भाग लगा दिया, 3 होते तो 3 का भाग लगाते हैं। यहाँ हमें कौन कौन से वेग मालूम है, वस्तु का प्रारंभ का वेग मालूम है, अंत का वेग मालूम है, बीच का वेग मालूम थोड़ी अपने को नहीं मालूम है ना, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, 2 का भाग लगा दिया। इसको बना दिया मैंने समीकरण, जैसे यहाँ पर बोल दिया मैंने इसको चलो इसका भी एक अलग ही समीकरण ले लेते, इसको समीकरण बोल देता हूँ 2, और ये समीकरण 3, ये समीकरण 3 बोलता हूँ। ठीक है, अब क्या करता हूं बच्चों, यहां मैं एक नई चीज और करना चाहता हूं। आपको यह भी मालूम होना चाहिए औसत वेग, औसत वेग क्या होता है, वेग यानी विस्थापन बटा
समय और विस्थापन को मैंने बोल दिया s और समय को बोल दिया t टाइम लगा मुझे, यानी इतनी दूरी तय करने के लिए, इतना विस्थापन तय करने के लिए मुझे औसत वेग दे रखा है और उसको समय से गुणा कर दूं, यानी s बराबर औसत वेग को मैंने लिख दिया v औसत गुणा t, वज्र गुणा कर दिया, इसको मैं ऊपर ले गया। क्लियर है बात? एक बार समझने की कोशिश करो। इस समय को मैं क्या ले गया, ऊपर ले गया, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इसको समीकरण बच्चों मैंने कौन सी बना दी, 4। अब आपको v औसत दे रखा है, ठीक, t समय कहां से लेके आओगे, t समय समीकरण 2 से लेके आओगे, समीकरण 2 से, है ना? तो दोनों चीजें, समीकरण 2 से t बराबर क्या लिखूंगा बताओ, v माइनस u बटा a कर दूं क्या, क्योंकि a जो इसके गुणा में वो कहां चला जाएगा, इसके नीचे वो चला जाएगा, वज्र गुणा हो जाएगा, तो v माइनस u बटा a, तथा समीकरण 3 से क्या ले लूं बताओ, v औसत का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, s बराबर v औसत कितना है, v प्लस u बटा 2, t कितना है, v माइनस u बटा a प्लस b, a माइनस b का सूत्र आप सबने पढ़ रखा है क्या होता है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां पर लगा दो s, 2 और a को क्या ले आऊं, वज्र गुणा कर दूं, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, a की जगह v, b की जगह u, a की जगह v, b की जगह u, a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, u स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये क्या बन गया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये रहा प्यारे बच्चों तीसरी समीकरण, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार हम तीनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से, ग्राफ की मदद से सिद्ध कर चुके हैं। आपके सामने तीनों समीकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण जो 9th क्लास में आपने पढ़ी थी, पर उस टाइम पे शायद आपने गौर नहीं किया था। अब आप शायद समझ चुके हो, मुझे इतना विश्वास है। आपने देखा होगा कि यहाँ से हम गेंद को ऊपर की ओर उछालते हैं, ऊपर से गेंद नीचे की ओर आ रही है, उसकी गति का अध्ययन करना चाहते हैं हम। वो गति करती है तो उससे पहले ही प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, वो शुरू होते ही प्रेडिक्ट करना चाहते हैं उसका अंत में वेग कितना होगा, कितने समय आसमान में रहेगी, कितनी दूरी वो चलेगी, कितनी हाइट पर जाएगी, कहाँ से वापस नीचे आएगी, तो हवा में वो कितनी देर रहेगी। ये सारा प्रेडिक्शन हम पहले से ही गति के बारे में सब कुछ बता देंगे। ये हमारी महत्वपूर्ण तीनों समीकरण इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको बताती है। ये सभी आम बच्चे के सामने इस तरह की दिक्कत आती है, वो हवा में गेंद उछाल देता है, उसे मालूम नहीं है कितने समय बाद उसके हाथ में आएगी, वो हम इन इक्वेशंस की मदद से पता कर सकते हैं। उसे कोई कह दे बताओ कितनी हाइट पर वो जाएगी, आपको वहां एक स्केल लगाकर नापने की जरूरत नहीं, क्योंकि आसमान में थोड़ी जाओगे आपको स्केल लगाकर उसकी ऊंचाई नापने की जरूरत नहीं है। यहां से नीचे बैठे बैठे इन इक्वेशन की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कितनी बड़ी बात है, हवा में आपने गेंद उछाली, कितनी हाइट पर गई। क्रिकेट का मैच देखते हो वो इतना रोमांचित हो जाता है, टीवी पर देखते हो उसके अंदर 6 दिखाया जाता है, इतनी हाइट का, इतनी लंबाई का, ये सारी दूरियां कहां से आती है, कौन कैलकुलेट करता है, सारे सेंसर्स होते हैं। उन सेंसर्स की मदद से फिजिक्स लगाकर, आगे हम पढ़ेंगे भी, थोड़ा सा इससे और एडवांस वर्जन आएगा प्रक्षेप्य गति, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्रिकेट की गेंद जब वो बाउंड्री की तरफ जा रही है कितने डिस्टेंस क्रॉस करती है, वो 6 लगाते हैं तो कितनी मीटर का 6 लगता है, कितनी हाइट का लगता है, ये सारे आते हैं ना। क्रिकेट का मैच देखते हो आप सभी, तो उसके अंदर ये सब देखते हो ना, तब हमको आनंद अलग ही आता है कि सबसे लंबा 6 लगा दिया, सबसे अधिक ऊंचाई का 6 लगा दिया, होता है ना ऐसा। और बाउंड्री सबसे फास्ट लगा दी, फास्ट मतलब उसकी स्पीड बढ़ा दी, है ना। एक शोएब अख्तर पाकिस्तान का बॉलर हुआ, उसने बहुत फास्ट बॉल फेंकी एक जमाने में। उस टाइम पर लोग, वहां के जो अपने सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े खिलाड़ी डरते थे उस टाइम। आज अपने बुमराह, बुमराह इतनी तगड़ी गेंदबाजी करता है, उससे हर कोई डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसकी गेंद में क्या है, ताकत है। उसकी स्पीड को बताने वाला कौन होता है? वो सारे सेंसर्स होते हैं, उन सेंसर की मदद से उनकी स्पीड का प्रेडिक्शन करते हैं हम, सब कुछ बता देते हैं कि बैट पर जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी।
बेड से वापस आएगी तो स्पीड कितनी होगी, और कितनी स्पीड से वो कितनी बाउंड्री क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सारा का सारा प्रेडिक्शन हम हमारी जो सुंदर सी फिजिक्स है उसकी मदद से कर पाते हैं। और वो मैच इतना शानदार रोमांचित हो जाता है। आज वो सटीक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, कितनी बड़ी बात है। और कोई आउट होता है नहीं होता है, उसके बाद में थर्ड एम्पायर आता है और थर्ड एम्पायर उसको जूम करके स्लो मोशन में दिखाता है, ये बॉल उसको क्या नाम बोल्ड हुआ कि नहीं हुआ है, सारी सूचना आती है नहीं। वो सारे के सारे हमारे सेंसर का ही तो कमाल है, फिजिक्स का ही तो कमाल है। तो उसमें हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं, आपेक्षिक वेग। तो बच्चों हमने 3 समीकरण देखी जो गति की समीकरण कहलाती है, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण। उनको हमने व्युत्पत्त किया, कहां से आई कैसे आई उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आपेक्षिक वेग, उसके बारे में जानना चाहते हैं। आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग को बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। आपेक्षिक वेग को बच्चों क्या कहते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव, पहली बात तो मैं आपसे एक वर्ड के बारे में पूछ रहा हूं, रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था, बहुत अच्छी तरीके से किया था। आपको मालूम है कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति है, उसे कहा जाए कि बताइए ट्रेन के अंदर बैठा व्यक्ति चल रहा है या बैठा है, चल रहा है या स्थिर है? स्थिर कैसे वो कहेगा? चल रहा है। ट्रेन चल रही है तो वो भी चल रहा है। आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, आपसे कहा जाएगी बताओ पेड़ चल रहे हैं कि स्थिर है, और आप स्थिर है। आप तो जहां बैठे थे वहीं पर बैठे हो। ट्रेन में जहां से आपने यात्रा शुरू की, जहां पर बैठे थे वहीं पर ही तो बैठे हो। अब भी आपने अपनी सीट बदली है क्या? जहां पर बैठे वहीं पर बैठे हो, इसका मतलब आप तो क्या हो? स्थिर। परंतु आपके सामने जो नजारे हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, आपको सब कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। हर वस्तु एक दूसरे के सापेक्ष, रिलेटिवली, आपेक्षिक गति करती है। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, इसका मतलब वो गति कर रही है। गति कर रही है तो उसका वेग क्या होगा? तो हम जैसे किसी एक वस्तु का क्या लिखोगे? किसी एक वस्तु का सॉरी, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग आपेक्षिक वेग कहलाता है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष जो वेग होता है उसे क्या कहते हैं? आपेक्षिक वेग। ठीक है। अब माना वस्तु ए का वेग va तथा वस्तु बी का वेग vb है, तब वस्तु ए का बी के सापेक्ष वस्तु ए का बी के सापेक्ष, तो इसको लिखने का अंदाज क्या होगा? ध्यान रखिएगा, v बी का ए के सापेक्ष, बी का ए के सापेक्ष क्या हो जाएगा? vb सदिश माइनस, इसी प्रकार ए का बी का ए के सापेक्ष, अच्छा ये ए का है, सॉरी भाई, ये ए बी बोलना है, इसको बी का बोल देना, बी का ए के सापेक्ष
ऐसे ही ए का बी के सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा बच्चों, इसको आपने बी ए बोला है, ये हो जाएगा वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी सदिश। ठीक है, इसे कहते हैं आपेक्षिक वेग। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष जो वेग होगा उसको हम इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी b का जो वेग है वो a के सापेक्ष, a का वेग है b के सापेक्ष, कितना होगा वो फॉर्मूले के आधार पर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक ट्रेन है और वो ट्रेन इस ट्रेन में कोई आदमी बैठा है, वो इस प्रकार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है इस दिशा में। इसके पीछे पीछे एक दूसरा गाड़ी आती है, कार आती है, और इस कार की जो रफ्तार है बच्चों, कार की जो रफ्तार है ये कार की रफ्तार, ये भी पीछे पीछे आ रही है, इसकी रफ्तार मैं मान के चलता हूं 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन में बैठे व्यक्ति से पूछा जाता है कि बताइए आपके रेस्पेक्ट में इस गाड़ी वाले बंदे की स्पीड कितनी है, तो आप कैसे निकालोगे, ऐसे इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, ए और बी। यदि ए की बी के सापेक्ष पूछना चाहे तो क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी बी। बताओ वी ए कितनी हो जाएगी, वी ए दे रखिए 50 और ये 80 माइनस 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही यदि वी बी ए की स्पीड बी के सापेक्ष, बी की स्पीड ए के साथ सापेक्ष बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, और ये क्या हो जाएगा 80 माइनस 50 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम फील करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, गाड़ी 80 से दौड़ रही है, ट्रेन 50 से दौड़ रही है, बताओ पीछे की तरफ कौन जाती हुई दिखेगी, पीछे की तरफ गाड़ी 80 से चल रही है और ट्रेन 50 से चल रही है, दोनों का ट्रैक सिमिलर है, यानी इधर हाईवे चल रहा है, इधर रेलवे ट्रैक है। ट्रेन 50 से जा रही है, गाड़ी 80 से जा रही है, पीछे की ओर जाती हुई कौन सी चीज दिखाई देगी, ट्रेन या बस, ट्रेन या गाड़ी? ट्रेन पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देगी, कितने से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। जबकि गाड़ी तो आगे जा रही है, 80 से जा रही है, तो वो ट्रेन वाले को क्या दिखेगी, आगे जा रही है, कितने से, 30 किलोमीटर ज्यादा रफ्तार से जा रही है। तो इसका आप एक विजुअलाइज तरीका, आपके सामने एग्जाम्पल भी मैंने पेश कर दिया, इस तरह से हम एग्जाम्पल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो एक को क्या मानना पड़ेगा, आपको माइनस मानना पड़ेगा। सपोज ट्रेन इधर जा रही है, गाड़ी इधर जा रही है, तो गाड़ी वाले को क्या कर लेना, माइनस ले लेना, इसको माइनस लेके फिर निकाल लेना, क्योंकि दोनों की दूरी बढ़ रही है तो स्पीड भी क्या होगी, एक दूसरे के सापेक्ष बढ़ेगी, कम नहीं होगी, अब बढ़ जाएगी। 80 प्लस क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 130 की स्पीड से वो क्या एक दूसरे से दूर हो रही है ना। यहाँ पर ये दोनों से 30 की स्पीड से एक आगे जा रही है, एक पीछे जा रही है। अब आपको सुनकर ताजुब होता है कि ट्रेन पीछे कैसे जा सकती है, ट्रेन तो आगे जा रही है। पर उस गाड़ी वाले को आभास होगा कि ट्रेन तेरे से पीछे जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्यों? क्योंकि गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ट्रेन में बैठे आदमी को कैसा लगेगा कि इस गाड़ी की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि वो चल रही किससे, 80 से चल रही है। तो कहने का मतलब आप देखने का नजरिया कहाँ है, किस प्रकार आप देखते हो। यदि कोई रेलवे ट्रैक के पास में बैठा है और वो उस ट्रेन को देखेगा तो वो तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा बताएगा, जबकि गाड़ी के अंदर बैठा व्यक्ति क्या बताएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा बताएगा। एक जना कहेगा पीछे जा रही है, एक जना कहेगा आगे जा रही है ना। तो कहने का मतलब दोनों का अंदाज क्या है, अलग अलग है, दोनों का रिस्पेक्ट अलग अलग है, दोनों की सापेक्षिकता अलग अलग है। आपेक्षिक वेग हमें यही बतलाता है। इसी पर आधारित फिजिक्स के अंदर एक बहुत बड़ी खोज होती है बच्चों, और उसका नाम है आपेक्षिकता का सिद्धांत, जो किसने दिया था,
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो महान कैसे बने थे, महान बनने के पीछे एक ये भी बहुत बड़ा कारण है क्योंकि उन्होंने रिलेटिविटी को एक्सप्लेन किया था। पहले इससे पहले न्यूटन ने किया था, फिर इन्होंने एक्सप्लेन किया है ना। तो इस तरह से वो डिस्कवरी भी इन्होंने आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था कि प्रकाश की स्पीड से ज्यादा कोई भी वस्तु गति नहीं कर सकती। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, चैप्टर पसंद आया होगा, आप इस पर न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए, जितना कर सकते हो उतना चैप्टर के अंदर जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करें। और कल हम शुरू करने वाले हैं, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम बताने वाले हैं कि किस तरह से हम एक प्लेन के अंदर एक समतल में गति करवाते हैं। और उसका सबसे बेहतर उदाहरण मैं आपको बताऊं बच्चों, आप हवा में किसी पत्थर को फेंकते हो या हवा में आप सिक्स लगाते हो तो वो कितना लंबाई का होगा, कितनी उसकी हाइट होगी, सारी की सारी क्रिकेट के अंदर जितनी भी घटनाएं घटित होती है लगभग की जो इन्फॉर्मेशन है हम इस चैप्टर के मदद से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है समतल में गति, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आप जुड़े, आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद बच्चों।